हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। टॉपिक चल रहा था मोमेंट एंड प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंट को स्टार्ट कर दिए थे एंड कुछ टॉपिक भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेलिस्ट का लिंक एंड उसी लिंक को क्लिक करते ही आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको वहाँ पे सारे क्लासेस अवेलेबल हो जाएगा। जितने ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एंड जितने आने वाले हैं सभी क्लासेस जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा रास्ता ये है कि आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं पॉलिटेक्निक स्टडीज़। उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट ढूंढना है, उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आज ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास पहली बार देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सारे क्लासेस आप देखिए, बिल्कुल शुरू से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल शुरू से देखिएगा, क्योंकि सारे जो कंसेप्ट हैं सारे जो कंसेप्ट हैं मैंने बारीकी से सारे क्लासेस में सिखाए हैं एंड सभी क्लासेस एक दूसरे के साथ लिंक है। ठीक है ना, तो आप कोई भी वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही फंडामेंटल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको पूरे इंजीनियरिंग करियर में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल हल्के में मत लेना, इसका कंसेप्ट हमें समझना है। ठीक है, सारी ज़िंदगी के लिए हमें कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आपका सिलेबस मैं 50 क्लास के अंदर ही कंप्लीट करा दूंगा। ओके, एंड एक्स्ट्रा 10 से 15 क्लास आएगा और भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें स्टार्ट ही करना है, उस तरह के टॉपिक में बाकी 10 से 15 क्लासेस में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले आप ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा एंड उसके बाद अगर आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को सीखना चाहते हैं तो फिर ये सारे क्लासेस भी आपको देखना होगा। ठीक है, एंड जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ओके, या फिर थ्योरी ऑफ मशीन या फिर मटेरियल, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आपको हमारे दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगा, पॉलिटेक्निक स्टडीज़ CE। ठीक है, पॉलिटेक्निक स्टडीज़ CE दूसरा चैनल है पॉलिटेक्निक स्टडीज़ CE। ओके, ठीक है, तो जितने भी सिविल के बच्चे हैं, जितने भी सिविल से हैं, वो सभी इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 6 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम लोग एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्लासेस ये वाला चैनल जो है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है, क्योंकि आपके इंजीनियरिंग करियर में यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग आज मोमेंट के 2 फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, 2 फॉर्मूला सीखने वाले हैं, या फिर 2 हम लोग थ्योरम सीखने वाले हैं। पहला तो वैरिग्नन्स थ्योरम, ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ मोमेंट। तो हेडिंग लगाएंगे वैरिग्नन्स थ्योरम, वैरिग्नन्स थ्योरम। ठीक है, तो वैरिग्नन्स थ्योरम क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। वैरिग्नन्स थ्योरम स्टेट्स दैट, चलो यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, स्टेट दैट algebraic sum of all the moment, okay, moments of all the forces about a point or axis algebraic sum of the moments
अच्छा मोमेंट्स, यहाँ पे एस लगा दीजिएगा, मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस इन देयर प्लेन, ठीक है, इन देयर प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ their resultant about the same point और एक्सिस। बात समझ में क्या कहा गया है? Varignon's theorem states that algebraic sum of the moments of all the forces about a point or axis in their plane is equal to the moment of their resultant about the same point और axis। मतलब क्या है कि ऐसे एक मान लेते हैं ये पॉइंट है, एक ये रॉड है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है। तो फिर अगर इस रॉड में कुछ इस तरह का फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स ये हो गया F1 F2 हो गया, ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों का जो मोमेंट होगा उसका हम लोग अलजेब्रिक सम करेंगे, ठीक है। तो कैसा होगा, ये अगर D मान लेते हैं, ये भी D मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में D करके डिस्टेंस है, तो फिर इसका क्या होगा F1D, ठीक है, प्लस F2D प्लस Q, क्योंकि देखो इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज होगा मोमेंट, इसलिए प्लस, ओके, एंड F2 इज इक्वल टू 2D होगा, क्योंकि D प्लस D 2D, ठीक है। अब कहा गया है द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स, इसका मोमेंट, इस फोर्स का मोमेंट अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इन देयर प्लेन इज इक्वल टू, किसके साथ इक्वल होगा, किसके साथ इक्वल होगा, कहा गया है टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट, ठीक है। मतलब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका अगर हम लोग इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं तो फिर वो क्या होगा, इसके साथ सेम होगा, ठीक है। मतलब देखो इन दोनों फोर्स का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो मान लेते हैं ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या निकालेंगे, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग निकालेंगे मोमेंट। तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है L, ठीक है, एंड ये हो गया R, तो कुछ इस तरह से आएगा, एंड ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज वाई यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। तो ये है हमारा वैरिग्नन्स थ्योरम, ओके। किसी भी बॉडी में मान लेते हैं अ नंबर ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, अ नंबर ऑफ फोर्स, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो सभी फोर्स का हम लोग किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालते हैं, अगर उसका अलजेब्रिक सम करते हैं तो फिर क्या होगा, वो इक्वल होगा किसके साथ, सभी फोर्सेस जो कि उस बॉडी पे लग रहा है, सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट, एंड उसी पॉइंट के अबाउट उस रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट इक्वल होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने दिखाए हैं कि 2 फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स का जो मोमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट उसको अगर हम लोग सम कर देते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं ऐसे, ठीक है, वो किसके साथ इक्वल होगा, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है R, उसी रिजल्टेंट फोर्स का अगर हम लोग उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं तो वो इक्वल होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वैरिग्नन्स थ्योरम का कंसेप्ट, एंड यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, या फिर रिजल्टेंट मोमेंट, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर ये जो R है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इसका लोकेशन कहाँ होगा, इसका पोजीशन कहाँ होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको सीखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, फिलहाल हम लोग सिर्फ मोमेंट को यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट जब सीखेंगे तब हम लोग ये बातें करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी क्लासेस आप स्किप मत कीजिएगा, सभी क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। सभी क्लासेस में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए हैं आपको, ओके। ये वैरिग्नन्स थ्योरम हो गया, वैरिग्नन्स थ्योरम का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। तो आपको अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग लॉ ऑफ मोमेंट सीखने वाले हैं, लॉ ऑफ मोमेंट, ठीक है, दूसरा थ्योरम,
या फिर दूसरा लॉ। चलो हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ मोमेंट। लॉ ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है व्हेन अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। किसी एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहा है एंड सभी फोर्स की वजह से वहाँ पे मोमेंट आएगा। लेकिन क्या है, ये जो बॉडी है सभी फोर्स के वजह से तरह तरह के मोमेंट की वजह से वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, मतलब घूम नहीं रहा है। घूमने का टेंडेंसी है लेकिन मोमेंट जो है कुछ इस तरह से लगा है कि वो बिल्कुल वही पे है, घूम नहीं रहा है। जैसे कि मान लेते हैं एक ये बॉडी हमारा हो गया, ये मिडिल पॉइंट बिल्कुल, यहाँ पे अगर एफ फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरह से घूमेगा, ओके। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फिर सेम फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, सेम फोर्स लगा देते हैं तो ये इस तरफ घुमाएगा। अब देखो डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम है, तो क्या होगा, ये आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। मतलब मोमेंट तो होगा इसमें, इस फोर्स की वजह से एक मोमेंट होगा, इस फोर्स की वजह से एक मोमेंट होगा, लेकिन दोनों मोमेंट मिला के मोमेंट क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अभी नहीं घूमेगा, ठीक है। देखो अब ये होगा एफ डी इजिकल टू ये क्या होगा माइनस एफ टी। तो दोनों को एक साथ दोनों क्या है, इक्वल है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक अगर इधर ले जाना चाहता है तो दूसरा उधर ले जाना चाहता है, क्योंकि दोनों का मोमेंट सेम है तो यहाँ पे जो मोमेंट आएगा समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओके, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर मोमेंट है लेकिन वो रोटेट नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोमेंट में क्या कहा गया है, व्हेन अ बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो इस बात को लिख लेते हैं, व्हेन अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल बोले तो बहुत सारे, ठीक है, सेवरल फोर्सेस इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। The sum of the clockwise moment, then क्या होगा, sum of all the clockwise moment of forces about any point is equal to the sum of all the anti-clockwise या फिर काउंटर क्लॉकवाइज moments of all the forces equal to all the forces about that about the same point। चलो ये हो गया लॉ ऑफ मोमेंट। यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, चलो ये ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं, इसका मिडिल पॉइंट ये है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, इसमें कई तरह के फोर्सेस लगे हैं, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं, 3 4 5 6 कोई भी मान लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं एंड सभी फोर्सेस के एक्शन से, सभी फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी आपका
किसमें है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मैंने आपको अभी अभी समझाया। तो यहाँ पे चलो मान लेते हैं ये एक फोर्स लगा है, इधर को एक फोर्स लगा है, इधर को एक फोर्स लगा है, इधर को एक फोर्स लगा है, सारे फोर्स तो एक ही तरफ हो गया यार। चलो एक ऐसा फोर्स लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, कुछ ऐसा हम लोगों ने लिए हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में 4 फोर्सेस लगे हैं एंड ये चारों फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। मोमेंट तो होगा, सभी फोर्सेस की वजह से एक एक मोमेंट होगा, ठीक है, लेकिन मोमेंट होने के बावजूद भी ये घूम नहीं रहा है, बिल्कुल इसी कंडीशन में है। तो इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर क्या होगा, सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट, तो जितने भी फोर्स है, जितने भी फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है उन सभी को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। एंड क्या करेंगे, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है उसको हम लोग ऐड करेंगे एंड ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ सेम होगा। मतलब ये हो गया सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। समझ में आया बात। लॉ ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सेवरल बहुत सारे फोर्सेस लगने के बावजूद रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है उसका सम इज इक्वल टू द जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है उसका सम, ठीक है। तो क्लॉकवाइज समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, चलो इसी एग्जाम्पल के केस में हम लोग इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर ले, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखो F1, F2, F3, F4 एंड सभी डिस्टेंस जो है डी करके है, सिंपली हम लोग लेते हैं डी करके हैं। तो सबसे पहले तो क्लॉकवाइज मोमेंट निकालो, ये वाला क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा क्लॉकवाइज मोमेंट F4 इंटू 2D, ओके, ठीक है ना। ये हो गया माइनस इजिकल टू भाई क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये वाला तीनों ही मोमेंट F1 इंटू 2D प्लस F2 इंटू D प्लस F3 इंटू D। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सभी एंटी क्लॉकवाइज है, इसका हम लोगों ने अलजेब्रिक सम कर दिए हैं एंड ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इसको हम लोगों ने कर दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट फॉर दिस लोडिंग केसेस, फॉर दिस केस, ये हमारा होगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो तो ये दोनों तो हम लोगों ने सीख लिए हैं दोस्तों। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इन दोनों थ्योरम को अप्लाई करते हुए कैसे अप्लाई करते हैं थ्योरम। बाकी न्यूमेरिकल हम लोग और भी करने वाले हैं, ओके, लेकिन फिलहाल आज के लिए यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहा गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ 2.4 किलोन्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ए एज सोन इन फिगर। अच्छा, कहा गया है प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से कहा गया है, प्रॉब्लम फाइंड द मोमेंट ऑफ 2.4 kilonewton force about point A as shown in figure, as shown in फिगर में दिया गया है कैसे लोडिंग कंडीशन है। ओके, यहाँ पे एक आपका ऐसे कैंटिलीवर बीम दिया गया है, कैंटिलीवर बीम, और उसके ऊपर ऐसे कुछ लोडिंग है, ऐसे एक लोडिंग है, ऐसे यहाँ पे ऐसे एक लोडिंग है 2.4 किलोमीटर, ठीक है। देखो
ऐसे एक लोडिंग है एंड ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। दिख रहा है आपको? छोटा हो गया यार बहुत, फिगर को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे ऐसे हमारा एक कैंटिलीवर है, यहाँ से ऐसे उठा, ओके, एंड यहाँ पे एक लोडिंग लगा है दैट इज़ 2.4 किलो न्यूटन एंड ये जो एंगल है दैट इज़ 30 डिग्री एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.2 मीटर एंड यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 0.6 मीटर, ओके। तो यहाँ पे हमें मोमेंट निकालना है पॉइंट ए पे, दैट इज़ पॉइंट ए, ठीक है, दैट इज़ पॉइंट ए। चलो अब क्या करना है कि जैसे देखो हम लोग जानते हैं मोमेंट कैसे निकालते हैं। मोमेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट तक, ओके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो लोडिंग कंडीशन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट इस पॉइंट पे कोई लोड नहीं लगा है, यहाँ से थोड़ा ऊपर करके, ओके, इस पॉइंट पे लगा है एंड ये जो यहाँ पे पॉइंट ये कनेक्टेड है, ठीक है, इसके साथ बीम के साथ ये कनेक्टेड है। कुछ बीम जो है कुछ इस तरह का है, यहाँ पे हमारा ऐसा लोड लगा है वो भी 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा है, 30 डिग्री एंगल पे लगा है। तो फिर इसीलिए ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली हमें करना क्या है कि इस फोर्स का रेजुलेशन निकालना है, जैसे कि मैंने सिखाया था आपको एफ डी कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका रेजुलेशन निकाल के क्या होता है। चलो अब फिर से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज़ पॉइंट ए, ओके, यहाँ से यहाँ गया। अभी हम लोग ऐसे नहीं ड्रॉ करने वाले, सिर्फ इसका लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओके। ये हो गया हमारा 0.6 मीटर एंड यहाँ से यहाँ गया है 0.2 मीटर, ओके। एंड इस पॉइंट पे ये बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका बी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, बोलो, कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। कंपोनेंट किधर निकालेंगे, एक तो इधर वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो इधर की तरफ लगेगा एंड ऊपर की जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो फिर ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग कॉस कंपोनेंट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, वो होगा आपका 2.4 इंटू कॉस 30, ठीक है, एंड ये होगा 2.4 साइन 30, ठीक है ना, साइन 30। तो अभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया ये पूरा कंसेप्ट। देखो अगर इस वाले फोर्स का, इस वाले कंपोनेंट का हम लोग लाइन ऑफ एक्शन निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है तो ये हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। लेकिन बात और भी है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट फोर्स लग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है भाई, ये है लाइन ऑफ एक्शन। तो देखो अब ये वाला फोर्स भी क्या देगा, मोमेंट देगा। कितना मोमेंट देगा, इतना इजिकल इनटू इतना, इसके साथ, इसके लाइन ऑफ एक्शन के साथ इस पॉइंट का तो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ओके। इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर इस पॉइंट के थ्रू जाता, पास होता, तो फिर हम लोग इसका मोमेंट नहीं लेते। लेकिन क्योंकि देख रहे हैं हम लोग इस पॉइंट में एंड इसका लाइन ऑफ एक्शन में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, तो फिर हमें ये भी लेना होगा, ठीक है। तो क्या है, अब देखो, अब आप मुझे बताएंगे प्रीवियस क्लास वाले कंसेप्ट कि कौन से केस में हमें पॉजिटिव लेना है, कौन से केस में नेगेटिव लेना है, ठीक है, कौन से केस में पॉजिटिव लेना है, कौन से केस में नेगेटिव लेना है। तो समेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है, दोनों मोमेंट की वजह से क्या आएगा, हमारा कितना मोमेंट आएगा टोटल, वो हम लोग निकालेंगे। तो देखो अब इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो मोमेंट रहेगा वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, बोलो। पॉजिटिव हम लोग लेते हैं काउंटर क्लॉकवाइज को, नेगेटिव लेते हैं क्लॉकवाइज को। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, इस बीम को किस तरफ से घुमाएगा दोस्तों, ऐसे घुमाएगा, ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो हम लोग इसको लेंगे पॉजिटिव 2.4 cos 30,
ओके, इनटू डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस 0.2, ठीक है। वहीं पे ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, इस बीम को नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, मतलब ये कैसे घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये होगा -2.4 sin 30, डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस 0.6, ठीक है। फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। 2.4 इंटू sin 30 इंटू 0.24 0.24, ठीक है। उसके बाद 2.4, अच्छा मैंने इसको साइन कर दिया है, कैलकुलेटर में ड्रॉ, 2.4 इंटू cos 30 इंटू क्या होगा 0.2 होगा, तो ये होगा 0.415, ठीक है। 0.415 माइनस देते हैं, अगर उसको निकालते हैं 2.4 इंटू साइन 30 इंटू 0.6, ये होगा 0.72, ओके। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा, अगर माइनस कर देंगे इसको, तो माइनस करने से हमारा वैल्यू जो आएगा माइनस आएगा 0.415, आएगा 0.305, 0.305, आगे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा 0.305 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। एंड अब माइनस वैल्यू अगर आता है मोमेंट का, तो मैंने क्या कहा था, अलजेब्रिक सम अगर माइनस आता है तो उसका मतलब है जो मोमेंट रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ओके, समझ में आया। मोमेंट एट पॉइंट ए क्या है 0.305, हमारे आंसर में माइनस आया था, तो माइनस के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे माइनस हम लोग मानते हैं, तो माइनस, तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों सॉल्व हो गया है। तो हम लोग यहाँ से आज का क्लास फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कपल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम लोग कपल स्टार्ट करेंगे तो फिर कपल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग मोमेंट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक क्लास में डेडिकेटेड कर दूंगा, पूरे एक क्लास में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 2-3 जितने भी हो सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड अपना ख्याल रखना, अपना स्टडी बराबर करते रहना, एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को खास करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है, जितने भी क्लासेस में जितने भी कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए बिल्कुल खुला है, ठीक है। तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर आप अपना जो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे मिल नहीं रहा है तो पूरा मैथ जितने भी आप लोगों ने किए हैं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ पूरा फोटोकॉपी करके आप भेज सकते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा चेक करके आपको बता सकता हूँ कि आपने कहाँ पे गलती करी है, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।